वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ पलासी। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा है कौन कौन ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे बाकी फॉरेनर्स को इंडिया से हटा दिया और इंडिया पे रूल करने लगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया ने ब्रिटिशर ने कैसे कैसे इंडियन रूलर्स से फाइट किया और कैसे कैसे चालाकी से उनको हटा दिया। इनमें सबसे पहले आता है बैटल ऑफ पलासी, जो कि बंगाल में हुआ था। तो हम लोग थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेंगे कि कैसे हुआ था। 1717 में फारूक सिया ने गोल्डन फरमान दिया था जॉन सरमन को। अब जो गोल्डन फरमान दिया था फारूक सिया में, इसमें तीन चीजें थी। एक तो ये थी कि बंगाल बंगाल में वो ब्रिटिशर्स जितना चाहे ट्रेड कर सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द ईयर फारूक सिया को 3000 रुपीज देना होगा। ब्रिटिशर्स को फारूक सिया को 3000 रुपीज देना होगा। दूसरा था कि वो सूरत पे एक साल तक जितना चाहे ट्रेड कर सकते हैं, पर साल के एंड में उनको फारूक सियर को 10,000 रुपीज देना होगा। और थर्ड था कि ब्रिटिशर्स के जितने भी कॉइन्स थे वो इंडिया में यूज कर सकते हैं और वो ट्रेड के लिए भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इनमें से जो भी वो टैक्स देंगे ट्रेड के लिए और जो भी गिफ्ट्स देंगे वो फारूक सियर को मिलेगा, ना कि बंगाल के सुल्तान को। तो ऑब्वियसली इससे बंगाल के जो नवाब थे और सुल्तान थे वो लोग खुश नहीं हुए। सॉरी। फिर फारूक सिया ने बंगाल को कंट्रोल करने के लिए मुर्शिद कुली खान को वहां का दीवान बना दिया। आप ये समझते, दीवान होता है सुल्तान के अंडर, ना कि वो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। सुल्तान के अंडर ही सुल्तान का एक बहुत बड़ा जगह होता है और एक जगह का छोटे से जगह का कंट्रोल, जैसे कि बंगाल का कंट्रोल देने के लिए मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया गया था 1717 से 1727। मुर्शिद कुली खान के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन खान बंगाल के दीवान बन गए थे और शुजाउद्दीन खान के बाद उनके बेटे सरफराज खान इंडिया बंगाल के दीवान बन गए थे। सरफराज खान जब दीवान थे उस वक्त उनको मार दिया था अलवर्दी खान ने। उनको मार दिया था और अलवर्दी खान सुल्तान बन गए। वो पहले साल तो मुगल को गिफ्ट दिया 1 करोड़ का, पर अगले साल से मुगल को कोई गिफ्ट देना वो बंद कर दिया। ही डाइड इन 1756 और उनके 3 बेटियां थी। उन 3 बेटियों में से एक जन का बेटा था सिराजुद्दौला। एक बार इसे और एक बार क्लियरली समझ लेंगे। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। 1717 में जब फारूक सियर ने जॉन सरमन को गोल्डन फरमान दिया, तब गोल्डन फरमान की 3 चीजें थे। एक तो उनको ब्रिटिश को बंगाल मिल गया, दूसरा उनको सूरत मिल गया, तीसरा उनको कॉइन्स मिल गया। पर ब्रिटिशर जो भी टैक्स होता था, ट्रेड होता था, जो भी पैसा होता था वो फारूक सियर को देते थे, ना कि नवाब ऑफ बंगाल को देते थे। इससे नवाब और सुल्तान जो बंगाल के थे वो गुस्सा कर गए, उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो फारूक सियर अब बंगाल में अपना कंट्रोल लॉस ना करे, इसलिए मुर्शिद कुली खान को एज अ दीवान सिलेक्ट किया बंगाल को कंट्रोल करने के लिए। मुर्शिद कुली खान जब मर गए तब उनके दामाद सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन बंगाल के दीवान बन गए और सुजाउद्दीन के मरने के बाद उनके बेटे सरफराज वहां के दीवान बन गए। अब ये याद रखिएगा कि ये तीनों दीवान थे और फारूक सियर के अंडर काम करते थे। ये कोई इंडिपेंडेंट सुल्तान नहीं थे, ठीक है। पर जब सरफराज खान दीवान था बंगाल का, तब उसको मार दिया था। सरफराज खान जब दीवान थे बंगाल के तब उसको मार दिया था एक सरफराज खान, अलवर्दी खान, नाम बार बार भूल जाता हूँ। सरफराज खान जब दीवान थे तब उनको मार दिया था अलवर्दीन खान ने, जो कि उनके कोर्ट में काम करते थे। अब अलवर्दी खान को ये पसंद नहीं आया कि वो मुगल के अंडर काम करेंगे और वो एज ए इंडिपेंडेंट सुल्तान खुद को डिक्लेयर कर दिया। अब मुगल उन पर अटैक ना करे, इसके लिए पहले साल पे उन्होंने 1 करोड़ का गिफ्ट भेजा मुगल के लिए, पर अगले साल से मुगल के लिए ये सब गिफ्ट वो भेजना बंद कर दिया और खुद को ऐसा सुल्तान ऑफ बंगाल और इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल्स डिक्लेयर कर दिया। अलवर्दीन खान के
तीन बेटियां थी और कोई बेटे नहीं थे। तीन बेटियों में एक बेटी, उनके पोते थे सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जब एज अ सुल्तान सिलेक्ट हुए तब ये उनके दोनों बेटियों, बाकी दोनों बेटी को पसंद नहीं आया। उनमें से एक बेटी थी घसीटी बेगम, जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सिराज उद दौला को गलत रास्ता दिखाना, उनको बात बात पे भड़काना और वो अपना काम अच्छे से ना कर पाए, इसके लिए उन्होंने हमेशा ट्राई किया था और सफल भी हुई थी। ये हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। सिराज उद दौला फिर किंग बन गए 1756 में। जब सिराज उद दौला किंग बन गए तब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है और ब्रिटिश के जो नवाब हैं उनको नहीं मानता और ब्रिटिशर सिर्फ सुल्तान को मानते हैं। सुल्तान जो कि बैठा हुआ है दिल्ली में, यानी कि मुगल्स, तो वो बंगाल के नवाब को नहीं मानता और वो सिर्फ मानता है दिल्ली के नवाब को। इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। और जैसा कि आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर्स, पर उनका कभी भी मन नहीं था इन द ट्रेडिंग और वो हमेशा इंडिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। ये बात सिराजुद्दौला को समझ में आ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स फोर्ट विलियम बना रहे थे बंगाल में, इन स्पेसिफिकली कैलकाटा में। अब अगर कोई ट्रेडर हो या फिर मर्चेंट हो, उनको कभी भी फोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। फोर्ट तभी बनाया जाता है जब किसी जगह पे कंट्रोल करना हो या फिर किंगडम को अपना एम्यूनिशन और आर्मी को कहीं पे रखना हो। ये सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनका इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पर थे तो वो लॉ डिसाइड करते थे, ट्रेडर्स क्या करेंगे नहीं करेंगे ये सब डिसाइड करते थे बिना सुल्तान को पूछे। तो फिर इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स, ये दोनों चीजें सुल्तान को पसंद नहीं आया और सिराजुद्दौला ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स पे अटैक करेंगे। सिराजुद्दौला ने 26 जून 1756 को ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया और ब्रिटिशर्स इस लड़ाई में हार गए थे। ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि सिराजुद्दौला से अगर वो डायरेक्ट फाइट करेंगे तो फिर उनका जीतना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये किया कि सिराजुद्दौला के जितने भी सर्वेंट्स थे उनको अपने साइड पे कर लिया और सिराजुद्दौला को एज अ बैड एम्परर और एज अ बैड इन्फ्लुएंस उन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया कि सिराजुद्दौला कितने क्रूर है और ना वो अपने राज्य के बारे में सोचते हैं ना किसी और के बारे में, सिर्फ अपने मजे और खुशहाली के बारे में सोचते हैं। इसके लिए साइन हुआ था अलीनगर पीस ट्रीटी। सिराजुद्दौला को शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने साइन किया था अलीनगर पीस ट्रीटी। अब ये अलीनगर पीस ट्रीटी में दो चीजें थी। पहला, ब्रिटिशर्स कोई पोस्ट नहीं बनाएंगे और दूसरा था जितना भी टैक्स देंगे वो सब देंगे नवाब को, नवाब ऑफ बंगाल को, मतलब सिराजुद्दौला को। यही था अलीनगर पीस ट्रीटी। फिर जनरल हॉलविल एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करते हैं। ये इंसिडेंट सच है कि नहीं कोई पता नहीं है, पर ये किया मेनली इसलिए गया था कि सिराजुद्दौला को एज अ क्रूर राजा दिखाया जाए। इसमें बोला जाता है कि सिराजुद्दौला बैटल को जीतने के बाद इतने गुस्से में थे ब्रिटिशर्स से कि उन्होंने 146 ब्रिटिशर को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया रात को, और जब तक सुबह को रूम खोला गया था ओनली 26 ब्रिटिशर्स वर अलाइव और बाकी सारे मर गए थे। इसलिए उस रूम को ब्लैक होल से कंपेयर किया जाता है। एक अंधेरा रूम को ब्लैक होल से कंपेयर किया जाता है और इसे ब्लैक होल इंसिडेंट बोला जाता है। जैसा कि आपको पता होगा अलीनगर पीस ट्रीटी, इसमें दो चीजें थी। एक थे टैक्स देंगे नवाब को और दूसरा फोर्ट नहीं बनाएंगे। तो जैसे टैक्स दिया जा रहा था वो तो नॉर्मली सिराजुद्दौला को मिल रहा था, पर वो अपना फोर्स बनाना बंद नहीं किए। वो और भी अपने फोर्स को स्ट्रांग बनाने लगे और अपने फोर्स को एक्सपेंड करने लगे। ये सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सिराजुद्दौला ने डिसाइड किया कि वो अटैक करेंगे ब्रिटिशर के ऊपर और ब्रिटिशर को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से हटा देंगे। तो इसके लिए हुआ था ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1757।
उन जब ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था तब उनके जो जनरल थे मीर जाफर, जनरल मतलब यहाँ पर आर्मी जनरल जो पूरा आर्मी को कंट्रोल करते थे, जब सिराजुद्दौला ने अटैक के लिए ऑर्डर दिया ब्रिटिशर के ऊपर, तब मीर जाफर ने अपने आर्मी को बोला कि कोई जरूरत नहीं है ब्रिटिशर्स पे अटैक करने के लिए। तब आर्मी के जितने भी स्टाफ थे वो सब कंफ्यूज हो गए कि अटैक करना है कि नहीं करना है, और इस डर में और कंफ्यूजन में काफी आर्मी सोल्जर्स भाग गए वहां से और ब्रिटिशर को बहुत आसानी से वहां पर जीत मिल गई। अभी हम अगर बात करें ट्रीटर्स यानी कौन कौन से किस किसने धोखा दिया था उनको, और सपोर्टर्स मतलब कौन कौन सपोर्ट किए थे ब्रिटिश के खिलाफ सिराजुद्दौला को, उनके नाम जान लेंगे। पहले मीर जाफर जो कि आर्मी जनरल थे, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम जो कि इनकी मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी, और अमीन चंद और जगत सेठ, और सपोर्टर में मीर मदन और मोहनलाल। ये बात एक इम्पोर्टेंट है और मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब बैटल स्टार्ट हुआ और मीर जाफर ने अपने आर्मी को वापस जाने के लिए बोला और ब्रिटिशर्स पे अटैक करने से मना कर दिया, तभी डिसाइड हो गया था कि सिराजुद्दौला ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे और सिराजुद्दौला हार जाएंगे इस लड़ाई पे। पर तभी मीर मदन और मोहनलाल ने डिसाइड किया कि वो अपने राजा को सपोर्ट करेंगे आखिरी दम तक, और इस लड़ाई करते करते वो दोनों शहीद हो गए थे। बाद में सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। सिराजुद्दौला जब मर गए थे तब राजा बने थे मीर जाफर। मीर जाफर सिर्फ बनने के लिए राजा थे, मतलब सामने से राजा थे, और जितने टैक्स, ट्रेड और लैंड रेवेन्यू जितना भी था सब कुछ ब्रिटिशर्स करते थे। इस चीज से समझिए कि मीर जाफर मान लीजिए तब के मनमोहन सिंह थे और ब्रिटिशर थे सोनिया गांधी। तो ऐसे करके ब्रिटिशर्स पूरा अपने कंट्रोल में रखते थे, पर एज अ फेस वो मीर जाफर को रख देते थे। लेटर ऑन ही वाज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम। पर मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम, वो उनसे चालाक निकले। मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया कि वो लॉयल रहेंगे ब्रिटिशर्स के लिए और मीर जाफर से अच्छे राजा बनेंगे और ज्यादा सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर को। तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को एज ए किंग और नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया। मीर कासिम जब राजा बन गए तब उन्होंने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया। अब आपको पता होगा सिराजुद्दौला भी जब थे सुल्तान ऑफ बंगाल तब भी उनका कैपिटल मुर्शिदाबाद था। तो मुर्शिदाबाद में वो अपने आप को सेफ नहीं फील करते थे मीर कासिम, और उन्होंने अपना कैपिटल मुंगेर चेंज कर दिया, क्योंकि जो एक राजा को धोखा दे सकते वो दूसरे राजा को भी धोखा दे सकते थे। और जितने भी ट्रेटर्स के नाम हमने पढ़े उन सबको उन्होंने पनिशमेंट दिया था और अपने कोर्ट से हटा दिया था। पर मीर कासिम को ये कभी पसंद नहीं आया कि वो एक कठपुतली राजा की तरह रहेंगे और ब्रिटिशर्स के हाथ में सब कंट्रोल रहेगा। तो उन्होंने ट्राई किया ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बंगाल से कम करने के लिए, ताकि मीर कासिम एज अ सुल्तान ऑफ बंगाल ना सिर्फ कहलाने के लिए बल्कि असलियत में बन जाए। पर ये ब्रिटिशर्स को ऑब्वियसली पसंद नहीं आया और ब्रिटिशर्स ने फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को राजा बना दिया, क्योंकि मीर जाफर को वो आसानी से कंट्रोल कर पाते और मीर जाफर को ऐसा फेस रख पाते, जबकि बंगाल पे उनका पूरा कंट्रोल होता और बंगाल में क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होता। ये चीज मीर कासिम को पसंद नहीं आया और मीर कासिम ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट एक वॉर करेंगे। पर ब्रिटिशर्स के पास काफी बड़ी आर्मी थी और मीर कासिम के पास कोई भी आर्मी नहीं थी, इसलिए मीर कासिम चले गए अवध शुजाउद्दौला के पास। मीर कासिम जब शुजाउद्दौला के पास गए तब उनको समझाया कि बंगाल के साथ जब ये हुआ है तब अवध के साथ सेम होने में और ब्रिटिश रूल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन दोनों ने ये चीज शाह आलम II को भी समझाया कि इंडिया में सिर्फ मुगल एम्पायर थे पहले, पर अब ब्रिटिशर्स भी अंदर आ रहे और उनके लिए एक बड़े चैलेंज बाद में हो जाएंगे ब्रिटिशर्स। तो शाह आलम को भी ये चीज पसंद नहीं आया और फिर बाद में हम लोग देखेंगे एक आर्मी यूनियन बना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम में। ये तीनों मिलके एक आर्मी स्टैंड की है
और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 22 अक्टूबर 1764, जिसे लोग बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर का स्टार्ट हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर बहुत मुश्किल से ये इन तीनों की आर्मी को हरा दिए, पर बैटल ऑफ बक्सर वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स देन द बैटल ऑफ पलासी। इसका कारण ये था, बैटल ऑफ पलासी में वो जानते थे कि वो अपने दिमाग से सिराजुद्दौला को हराए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अगर सिराजुद्दौला अपने पूरे आर्मी के साथ ब्रिटिशर्स पे अटैक करती तब ब्रिटिशर्स का हार तो डिसाइडेड था और ब्रिटिशर्स को इंडिया से जाना पड़ता। पर बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम को पहले से पता था कि ब्रिटिशर्स कैसे आर्मी के लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और ब्रिटिशर्स के लिए ये आर्मी के लोगों को इन्फ्लुएंस करना और भी मुश्किल हो गया था। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर में डायरेक्ट क्लैश हुआ था, मतलब वन आर्मी अगेंस्ट द अदर आर्मी, और इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। इससे न सिर्फ ब्रिटिशर्स को काफी कॉन्फिडेंस मिला था, पर दूसरे राज्य को भी ये मैसेज मिल गया था कि ब्रिटिशर्स एक बहुत ही स्ट्रांग पावर है और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई ना करना ही समझदारी होगी। अब ब्रिटिशर्स वर कम्प्लीटली सेटल्ड इन इंडिया। इसका कारण है उन्होंने शुजाउद्दौला दूसरे किंग को भी हराया था, और सबसे बड़ी बात शाह आलम II जो कि मुगल रूलर थे, मतलब इंडिया के रूलर थे, उनको हरा दिया था। तो उनका इंडिया पे एक अच्छा खासा कंट्रोल हो गया था। शाह आलम II के साथ उन्होंने इलाहाबाद पीस ट्रीटी किया और ब्रिटिशर्स ने शुजाउद्दौला के साथ किया अवध पीस ट्रीटी। अब चलिए इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्लाइड, हाँ। जब सिराजुद्दौला किंग बन गए, नवाब ऑफ बंगाल, तब उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ब्रिटिशर्स का बंगाल पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ब्रिटिश बोथ ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, यानी कि कौन सा लॉ बनेगा, क्या ट्रेड होगा, एंड वो लोग फोर्ट भी बना रहे थे। तो ट्रेडर्स क्यों फोर्ट बना रहे हैं लड़ाई के लिए, ये भी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला ने जब ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया तब ब्रिटिशर्स को उन्होंने आसानी से हरा दिया, और ब्रिटिशर्स समझ गए थे अगर डायरेक्ट सिराजुद्दौला से लड़ेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा जीतना। इसलिए ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया कि सिराजुद्दौला के नाम पे क्रुएल्टी, फिर नशेड़ी, बहुत मतलब गलत गलत चीजें फैलाएंगे ताकि कोई सिराजुद्दौला को सपोर्ट न करे। इसके लिए जनरल हॉलविल ने एक ब्लैक होल इंसिडेंट का स्टोरी बनाया। उसमें यह बोला जाता है कि सिराजुद्दौला जब आर्मी ब्रिटिशर्स को हरा दिए थे तब फोर्ट विलियम के एक रूम में उन्होंने 146 ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया था रात को, और सुबह को जब खोला गया था तब सफोकेशन के कारण सिर्फ 23 ब्रिटिशर्स अलाइव थे। बाद में सिराजुद्दौला को शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अलीनगर पीस ट्रीटी साइन किया था। अलीनगर पीस ट्रीटी का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक, जितना भी टैक्स होगा वो नवाब ऑफ बंगाल को मिलेगा, और दूसरा, वो लोग कोई फोर्ट नहीं बनाएंगे। पर अलीनगर पीस ट्रीटी साइन करने के करीब 1 साल बाद ये देखा गया कि वो लोग फोर्ट्स भी बना रहे, अपने फोर्ट्स को ज्यादा आर्मी भी ला रहे और एम्यूनेशन भी ला रहे। ये सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और सिराजुद्दौला ने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से हटा दिया जाएगा। इसके लिए हुआ था बैटल ऑफ पलासी। जब ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे, तब सिराजुद्दौला ने जैसे ही बोला था कि ब्रिटिशर्स पे अटैक करना है, तब उनके आर्मी जनरल जो थे मीर जाफर, उन्होंने कह दिया था आर्मी से कि वो कोई ब्रिटिशर्स पे अटैक नहीं करेंगे। इसके लिए आर्मी में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, और ब्रिटिशर्स ने इसीलिए सिराजुद्दौला और उनके आर्मी जनरल्स को इस लड़ाई में मार दिया था। सिराजुद्दौला के मरने के बाद उन्होंने मीर जाफर को एज ए किंग रख दिया, एज अ फेस, और ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल रख दिया। पर मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम, वो उनसे चालाक निकले, और ब्रिटिशर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि अगर वो मीर कासिम को ऐसा किंग रखेंगे तो फिर वो मीर जाफर से ज्यादा ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट लाके देंगे। मीर कासिम ने 2 चेंजेस लाए। एक तो उसने मुर्शिदाबाद से कैपिटल चेंज करके मुंगेर कर दिया, और दूसरा
ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था एडमिनिस्ट्रेशन में वो कम करना चाहा। ब्रिटिशर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने डिसाइड किया कि मीर कासिम को फिर से हटा के मीर जाफर को एज ए किंग रख देंगे। तो यही उन्होंने किया, पर मीर कासिम को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो अवध चले गए अपनी आर्मी क्रिएट करने के लिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल करने के लिए। ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल में मीर कासिम थे, शुजा-उद-दौला थे और शाह आलम II थे जो कि मुगल एम्परर थे। ये खिलाफ थे ब्रिटिशर्स के, पर ब्रिटिशर्स ने ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल से जीत ली थी और ब्रिटिशर्स ने बहुत मुश्किल से जीत ली थी और ब्रिटिशर पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद 2 पीस ट्रीटी साइन हुआ था। एक हुआ था इलाहाबाद पीस ट्रीटी और एक हुआ था आपका अवध पीस ट्रीटी। ठीक है, आज के लिए बस इतना तक। अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।